वक्त की रफ्तार। मधुकर, इस सिस्टम को हमेशा जारी रखना। ये जो गरीबी है ना, ये गरीबों के लिए मजबूरी है और हमारे लिए सियासत का एक रास्ता है। तो ये है दिव्य मोहन का असली रूप। अपने आप को जनता का नेता कहने वाले दिव्य मोहन की असली पहचान। तुम जानते हो विलास तुमने क्या किया है? हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। मैंने दिव्य मोहन जैसे हाथी के लिए अंकुश पा लिया है और दिव्य मोहन ये बात जानता नहीं है। अब वक्त आने पर मैं इस अंकुश का प्रहार उसके माथे पर करूंगा। हाथी चाहे कितना भी ताकतवर हो, मगर अंकुश के सामने तो उसे झुकना ही पड़ता है। और तुम उसे झुकाओगे? हाँ, मैं उसे झुकाऊंगा। इतना भरोसा है अपने आप पर? अपने आप पर, अपने दोस्तों पर और अब इस टेप पर भरोसा है। विलास, तुम्हारे इस प्लान से मैं बहुत खुश हूं। तुमने वो चाल चली है जिसके बारे में दिव्य मोहन सपने में भी नहीं सोच सकता था। सपने देखने के लिए नींद की जरूरत होती है और अब मैं डीएम की आंखों से नींद ही चुरा लूंगा। ये टेप डीएम की बर्बादी का ब्यूगल बजा देगी। मगर मुझे शक है, सिर्फ इस टेप से क्या होगा? क्या नहीं होगा ये पूछो राघव, और तुम्हें शक क्यों है? इस टेप पे कौन एतबार करेगा? टेप की आवाज के मुद्दे को लेकर प्रजासत्ताक वाले रमणकलाल अस्पताल से केस हार गए थे। वो केस कोर्ट में था राघव, और कोर्ट को सबूत चाहिए। लेकिन दिव्य मोहन का केस जनता की अदालत में है और जनता के लिए भावनाओं से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। जनता उस आग की तरह है जिसे बस हवा देने की देर है। फिर दिव्य मोहन जैसा आदमी कैसे जलकर राख हो जाए ये पता भी नहीं चलता। राघव, मॉब साइकोलॉजी समझो। जब भीड़ इकट्ठी होती है तब हजारों लोगों का दिमाग एक हो जाता है। उस दिमाग को कोई दिशा नहीं होती और उस वक्त हमें उन्हें दिशा दिखानी है, डीएम की बर्बादी की दिशा। जनता की दुखती हुई रग पर हाथ रखने के लिए ये टेप बहुत है, क्योंकि इसमें दिव्य मोहन ने मेहनत करने वालों और गरीबों का मजाक उठाया है। मगर गरीब जब जागता है तो ये सह नहीं लेता। मगर गरीब जागता कैसे? ये इतना आसान नहीं। अगर गरीब जागता तो आज उसे इतना मोहताज नहीं होना पड़ता। डीएम जैसे लोग सालों से उसका खून चूसते आए हुए, वो इस बात को महसूस क्यों नहीं कर रहे? हम उसे समझाएंगे, हम उसे जगाएंगे। डीएम जैसा नेता ये बात अच्छी तरह से समझ ले कि जिस आवाम से वो खिलवाड़ कर रहे हैं, यही लोग उनकी जान भी ले सकते हैं। विलास, तुम कहना क्या चाहते हो? इलेक्शन आने दो। जब इलेक्शन आएगा और डीएम अपना प्रचार शुरू करेगा, तब आखिरी दिन गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर यह टेप बजेगा और तब लोग डीएम को रास्ते पर खींचकर मारेंगे। डीएम ने जो गरीबों के खिलाफ ताना कसा है वो उसे बहुत महंगा पड़ जाएगा। डीएम भागता चला जाएगा, लेकिन उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी और उस वक्त मैं डीएम को नाच नचाऊंगा। भाई मधुकर, वो आदर्श नगर वाली झोपड़पट्टी का क्या हुआ? ना क्या हुजूर, पिछले इलेक्शन में 5 साल पहले जैसी थी ना, बिल्कुल वैसी है हुजूर। कुछ नहीं बदला। गंदा नाला अभी भी वैसे ही बह रहा है हुजूर। बच्चे गंदगी में बिल्कुल वैसे ही खेल रहे हैं हुजूर। मर्द शराब पीकर औरतों को वैसे ही पीट रहे हैं हुजूर। यानी कि हुजूर पोजीशन जो 5 साल पहले थी ना, बिल्कुल वैसी की वैसी है हुजूर। वेरी गुड, वेरी गुड।
मतलब ये कि अब तक तुमने कोई कदम नहीं उठाया। उठाऊंगा हुजूर, अभी तो एक ही दिन हुआ है, और फिर इतना बड़ा आदर्श नगर है और वो झोंपड़ पट्टी हटानी है, कुछ ना वक्त तो लगेगा ना हुजूर। रहने दो मधुकर, रहने दो, ये काम तुमसे नहीं होगा। मतलब कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं रहा हुजूर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मधुकर। हम चाहते हैं कि तुम अगला चुनाव आदर्श नगर से ही लड़ो और जीतो। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। आप देखते रहिए डीएम साहब, मैं जीतने के बाद सब कुछ बदल दूंगा हुजूर। बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि आप बस्ती नहीं हटवाएंगे, मुझे टिकट देके वहां से नहीं जितवाएंगे हुजूर? तुम्हें टिकट मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा और तुम चुनाव भी जीतोगे। वो कैसे हुजूर? बस्ती हटाएगा धर्मपाल और तुम उससे रोकने की नाकाम कोशिश करोगे। कमाल है हुजूर, अगर मैं रोकने की कोशिश करूंगा मैं तो गरीबों का मसीहा बन जाऊंगा, सिंपथी वेव आएगी और मैं जरूर जीतूंगा। अरे गुरुदेव, कमाल हो गई, कमाल होगी। आपके चरणों की धूली मस्तक पर लगाकर मैं तो निहाल हो जाऊंगा हुजूर, कमाल कर दिया आपने। बस करो भाई, बस करो। ये नाटक आजकल तुम बहुत करने लगे हो। फोन लगाओ धर्मपाल को। जी हुजूर। हेलो, धर्मपाल जी बोल रहे हैं? डीएम साहब बात करेंगे, लीजिए सर। हाँ भाई धर्मपाल। हाँ जी हजूर, नमस्कार। नमस्ते। हजूर आप कहें तो अभी आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो धर्मपाल, तुम आदर्श नगर चले जाओ। हम वो आदर्श नगर वाली बस्ती खाली कराना चाहते हैं। ये हजूर हो जाएगी। देखो भाई, मगर प्यार से, पहले बहलाओ फुसलाओ, फिर उनके सामने कोई प्रपोजल रखो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जैसा आप कहें। अच्छा भाई, अच्छा। ओके। संजय, ये बात अभी भी मुझे जच नहीं रही। सेठ कौन है हमें पता नहीं, क्या चाहता है हमें मालूम नहीं। उसने बस हमें बुला लिया, हम लोग चले आए। नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। भाई अभी इतना बड़ा सेठ है, हमसे बात करना चाहता है, अब हम उसे कहे कि हमारे बस्ती में आके हमसे बात करो तो ये ठीक नहीं लगता ना। देखे तो क्या कहना चाहता है। चलिए। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग चले जाओ और देखो क्या कहना चाहते हैं। यानी आप नहीं आओगे? अरे नहीं, मुझे नहीं ठीक लगा ये सब। भाई अभी इतना भी क्या अहंकार, अभी यहाँ तक आए हो तो चलिए अंदर चलिए। और देखिए दीनानाथ जी भी नहीं है, आप हमारे लीडर बन के उनसे बात कीजिए। अरे कमाल की बात करते हो संजय, इसमें कौन सी आ गई लीडरशिप। और देखो मुझे नहीं बनना लीडर वीडर। ठीक है लीडर ना सही, लेकिन हमारे साथ कोई समझदार आदमी तो होना चाहिए उनसे बात करने के लिए। अब चलिए प्लीज। अच्छा ठीक है। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, आइए आइए अंदर। अरे भाई आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। बैठ। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। चंदू, इनके लिए ठंडा लाना, मेहमान आए हैं। नहीं सर, शुक्रिया। अरे भाई ठंडा पीने में क्या इतराज है? नहीं, आप तकलीफ मत कीजिएगा। अरे भाई इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप लोग हमारे मेहमान हैं। नहीं सर, बात ऐसी है कि सेकंड शिफ्ट का वक्त हो रहा है और सबको जल्दी है। अगर आप जल्दी से बता दें कि हमें यहाँ किस काम के लिए बुलाया गया है तो अच्छा होगा। भाई माफ करना, मेरी वजह से आपको देर हो गई। दरअसल बात यह है मिस्टर जाधव, मैं आप लोगों के सामने एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी रखना चाहता हूं। एक ऐसा मौका जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो हर मजदूर का सपना है। मौका? आप किस मौके की बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें समझाता हूं जादव भाई। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका भी अपना फ्लैट हो, आपके भी घरों में 24 घंटा पानी आए, आप भी कभी शावर के नीचे नहा सके, आपके घर में गैलरी हो जिसमें स्लाइडिंग विंडो हो, आप जब कभी काम पर जाएं तो आपकी बीवी वहां से आपको बाय बाय कर सके, आपके बच्चे गार्डन की खुली हवा में खेल सके, गंदी नालियों में डुबकी लगाने से अच्छा शानदार स्विमिंग पूल में तैरें। किसी नहीं लगता साहब, कौन नहीं चाहता ये सब साहब, हर मजदूर का यही एक सपना है। तो भाई जहां चाह है वहां राह है। तुम्हारे ये सपने मैं पूरे करूंगा। पर सेठ जी, आप हमारा सपना क्यों पूरा करेंगे? क्योंकि ये भगवान चाहता है। देखो भाई, मैं एक बिल्डर हूं। इस शहर के बाहर मेरी कई इमारतें बन रही हैं जो मैं तुम्हारे ये सपने साकार करने के लिए बना रहा हूं। वहां तुम्हें मैं घर दूंगा। सेठ जी, हम फ्लैट्स खरीद सकें इतने पैसे हमारे पास नहीं है। अरे भाई, मैंने तुमसे पैसे कहां मांगे? तो आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं घर के बदले घर। मेरा मतलब है कि नहीं, मैं समझ गया। आपका मतलब मैं बिल्कुल समझ गया। सेठ, आपकी इस कल्पना में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों भाई, क्या खराबी है इसमें? तुम चुप रहो। सेठ, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं। ये आप सेठ लोगों की साजिश है। हम गरीब मजदूरों को दूर, शहर से दूर कहीं बाहर फेंकने की साजिश। आप क्या समझते हैं? हमारे सपने हम ही को बेचेंगे आप? हैं? सपनों के भूल भुलैया दिखाकर हमारी जो जमीन है, जिसकी कीमत करोड़ों है, जो शहर के बीचों बीच है, वो करोड़ों में बेचकर वो सब पैसा आप कमाएंगे और हम कहीं दूर जाकर रहेंगे। हैं? नहीं नहीं सेठ, ये नहीं हो सकता। हमारी बस्ती झोपड़ियों में सही, वही ठीक है। हमारी बस्ती में 24 घंटे पानी नहीं ना सही, लेकिन वहां इंसानियत है, जिंदगी की खुशियां हैं। वहां दिवाली है, होली है, ईद है, क्रिसमस है। सेठ जी, हम ट्रेनों में, बसों में लटक कर अपने काम तक पहुंचेंगे, वहां से लौटेंगे। इसमें हम हमारे जिंदगी के साल कम नहीं करना चाहते। कैसी बातें कर रहे हो? क्या जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते? सेठ जी, हम हमारी हिम्मत पर यही बैठेंगे और यहीं से आगे बढ़ेंगे। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे आप? चलो भैया। अरे कहां जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। पैसे? सेठ, अपने पैसे अपनी ही जेब में रखना। आखिर क्या रखा है उन झोपड़ियों में? क्यों गटर में मेढक की तरह सड़ना चाहते हो? सेठ, गटर हमारा है और मेंढक हम हैं। आपको उससे क्या है? पागल हो गया है भाइयों, पागल हो गया ये आदमी। सेठ, मुंह संभाल के बात कर। मैं तो अपना मुंह संभाल के ही बात कर रहा हूं। अब आप लोग अपने झोपड़े संभालना। क्या बोल रहे तू? धमकी देता है? धमकी देते तू? संजय, चल, पागलों के मुंह नहीं लगते, चल।
हेलो। हेलो, कौन? मधुकर, जरा हुजूर को फोन देना। अरे धर्मपाल, कभी हमसे भी बात कर लिया करो भाई। अरे तुमसे बातें होती रहेंगी, पहले हुजूर को फोन दो। ठीक है, धर्मपाल का फोन। हाँ धर्मपाल, क्या हुआ? हाँ हुजूर, उन लोगों को काफी समझाया, काफी मनाया, लेकिन मानते नहीं। भैया ज्यादा उत्तेजित मत हो, ये तुम्हारी पहली मीटिंग है। बस्ती वालों से ये कहो कि कोई अपना घर नहीं बेचेगा, और अगर कोई घर बेचेगा तो उसे तुम खरीदोगे। कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि बस्ती वाले बस्ती खाली करने पर मजबूर हो जाएं। थोड़ी अपनी डंडाशाही दिखाओ भाई। हाँ, बाकी हम संभाल लेंगे। देखो भैया, हमारी तो ये कोशिश रहेगी कि जब तक सीधी उंगली से घी निकलता है उसे टेढ़ा क्यों करें, और जरूरत पड़ेगी तो उसे टेढ़ा भी कर लेंगे। जी हुजूर। समझ गए? अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, हाँ तुम समझदार हो, तुम समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा। सुप्रिया, हम लोग उनमें से नहीं है जो उंगली टेढ़ी करके घी निकालते हैं। हम सीधे रास्ते पे चलने वाले हैं, दिमाग और मेहनत को मानने वाले बुद्धिवादी हैं। लेकिन जब हालात पर बस नहीं रहता तो क्या कर सकते हैं। और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हालात फिर से मेरे हाथों से फिसल जाए। सुप्रिया, मैंने बहुत मजबूर बचपन देखा है, अब मैं अपने आप को मजबूर नहीं होने दूंगा। सिद्धांत, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। वैसे देखा जाए तो विद्या हमारी क्या लगती है, फिर भी वो बहुत कुछ लगती है। विद्या सिद्धांत से अलग होगी। मैं जानता हूं विद्या सिद्धांत को बहुत चाहती है। मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि सिद्धांत से अलग होकर वो कितने दुख उठाएगी। लेकिन हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो सिद्धांत के साथ में खुश है, मगर जिसे वो खुशी समझ रही है हकीकत में वो खुशी नहीं है। सुरेंद्र, तुम्हें क्या लगता है विद्या सिद्धांत से अलग होगी? विद्या का सिद्धांत से अलग होना इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल है। वो दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचती है, और उसके दिल का सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी सिद्धांत है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। सिद्धांत की छाया उसकी जिंदगी पर इस तरह फैली है कि वो अपनी जिंदगी का उजाला देख भी नहीं सकती। बट आई एम 100% श्योर कि एक दिन वो दोनों अलग होंगे, क्योंकि विद्या के इमोशन से अगर दोनों के रिश्ते का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना हुआ है तो वही सबसे बड़ा वीक पॉइंट भी है। वो कैसे? विद्या अपने करियर के बारे में बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने देखा है, अपने हाथ में आई हुई कोई भी चीज वो छोड़ना नहीं चाहती, और त्याग की भावना तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, फिलहाल वो कंफ्यूज्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जो सपना उसकी आंखें देख रही हैं वो सपना कितना बड़ा है। वो सपना उस घर में नहीं समा सकता। जिंदगी की असली चकाचौंध जब वो पालेगी तो सिद्धांत का गम अपने आप भूल जाएगी। फिर सिद्धांत उसे पुकारता रहेगा, लेकिन उसकी आवाज विद्या के कानों तक नहीं पहुंच पाएगी। नहीं सुरेंद्र, सिद्धांत उसे नहीं पुकारेगा। विद्या और सिद्धांत भले ही एक दूसरे में पिघल गए हो, लेकिन ये मिलन दूध और पानी जैसा मिलन नहीं है। ये तो तेल और पानी का मिलन है, जो मिलकर भी नहीं मिलते। विद्या अगर उसे छोड़कर गई नहीं तो सिद्धांत उसे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि उसके सीने में इतना जोर नहीं है कि वो विद्या के पीछे भागता रहे। वो अपनी राह पर चला जाएगा। सुरेंद्र, विद्या और सिद्धांत का अलग होना काले पत्थर पर खींची हुई लकीर है, और वो लकीर मैंने खींची है। सुप्रिया, पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उसके सिवा हमारे पास में कोई रास्ता भी तो नहीं है।
मुझे पूरा ख्याल है हम क्या कर रहे हैं, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं विद्या की भलाई के लिए कर रहे हैं। हेलो। हेलो सुप्रिया। बोल रही हूँ। बोलो विद्या, कैसी हो? जैसी हूँ उसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। क्या हुआ? कुछ परेशान हो? सुप्रिया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो आ जाओ, मैं अभी घर पर ही हूँ। मैं तुम्हें बाद में